Hello everyone. Now let's see the part 2 of your restriction enzymes. This is the action or activity of restriction endonucleases. How do they cut enzyme? How do they cut enzymes? This part we are going to study. Okay. हमको ये पता है कि जीन क्लोनिंग करने का हो या जेनेटिक इंजीनियरिंग, अपन क्या करते हैं, डोनर डीएनए उसको काट के निकालते, उसको जोड़ते वेक्टर डीएनए से. वेक्टर डीएनए इज आल्सो कट फ्रॉम वेक्टर सेल एंड देन इट इज जॉइंड टू फॉर्म आरडीएनए. तो ये जो डीएनए की कटिंग करने की तुम्हारे को, तो कटिंग के लिए अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस करते यूज. वो एंडोन्यूक्लियेजेस लिनोर आर्बर ने पहली बार सर्च करे थे, बराबर. उसके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन नाम रखे उन्होंने. उसके बाद स्मिथ वगैरह ने पहली बार ढूंढ के निकाले हीमो हाइंड 2 बोल के एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, उसको पहली बार उन्होंने आइसोलेट किया सक्सेसफुली. राइट, यहां तक का अपना बेसिक डिस्कशन हो गया. अपन ने उसके साथ एंजाइम्स का नाम कैसा रखते हैं, हाइंड 2 इको R1 वगैरह ये जो नाम रखते हैं एंजाइम्स के, तो ये नाम कैसा रखते हैं उसका एक मैकेनिज्म भी देख लेते. फिर से आज थोड़ा सा हो जाएगा, वो तुम्हारे को पक्का हो जाएगा वो रूल्स नॉमेनक्लेचर के. लेकिन इनका एक्शन कैसा रहता, वो डीएनए को कट कैसा करते, डीएनए को कट कैसा करते, वो पार्ट अपन आज सबसे इंपॉर्टेंट है अपने को पहले ये देखने का है. बाद में टाइप्स ऑफ आरई एंजाइम्स वो छोटा सा बिट है. मेजर क्या है, एक्टिविटी कैसी बता. तो तुमको मालूम है restriction endonucleases they cut the DNA. restriction endonucleases they destroy the DNA. न्यूक्लियोलिटिक एक्शन बताते हैं और बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज के अटैक से बचाते हैं. इसके लिए उनको रेस्ट्रिक्शन नाम दिए थे. दे रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द बैक्टीरिया. तो वो डीएनए को कट कहां पे करेंगे, कट कहां पे करेंगे, उसके हिसाब से अपन उनको फिर उनकी बात करते हैं. सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस require a special recognition site to cleave or cut the DNA. Restriction enzymes or restriction endonucleases need or identify a particular sequence of DNA to cut or cleave. टू कट और क्लीव. वो रिकॉग्निशन साइट रहती या रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलेंगे, साइट के बदले उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सीक्वेंस. वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की जगह पे कट करेंगे, ऐसा कहीं भी उठ छूट के कटिंग नहीं करते. जैसे कि मैं तुमको एक डीएनए का सेगमेंट बता रहा, दिस इज अ डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, अब इसको इस तरीके से ड्रॉ करते बैठना नहीं बार बार, उसको अपन ऐसा ड्रॉ करेंगे नॉर्मली, एक नॉर्मल डीएनए जैसा. मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं तुमको समझने के लिए, जल्दी समझने के लिए. उसकी सीक्वेंस है कुछ पे भी. ओके, अब सीक्वेंस देखो मैं कैसे लिख रहा, 5 बार एंड 3 बार एंड, दिस इज 3 बार 5. ओके, इसकी स्पेशल सीक्वेंस बना रहा हूं मैं, GAATTC, GAATTC. इधर कुछ तो भी है AAGA, कुछ तो भी है ऐसे, इधर भी कुछ तो भी CATAT कुछ तो भी. मतलब मेरी सबसे इंपॉर्टेंट काम की सीक्वेंस में इस पे फोकस करो. मैं एक एंजाइम का एग्जांपल दे रहा, एंजाइम इको R1, एंजाइम इको R1. ये एंजाइम कैसे एक्शन बताता, तो इसका सोर्स पहले क्या है वो सब बाद में देखेंगे, पहले एक्शन देख लो, क्योंकि जो मेरा मेन बीट है आज का वो एक्शन कैसा होता, कटिंग कैसा करते वही बताना है. फिर वो सोर्स बीट तुमको बता के दनादन हो जाता है. एक बाद पहले एक्शन देखो. अब ये डीएनए की सीक्वेंस क्या है, GAATTC. अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना बोला, इसके कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी रहेगा इधर नीचे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नीचे रहेगा, लेकिन अपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, A का कॉम्प्लीमेंट्री T, A, A, G. ओके, अगर मैं इस चीज को, ये जो कोई सीक्वेंस है, इधर से 5 बार टू 3 बार रीडिंग करूं, कैसी रीडिंग, 5 बार टू 3 बार, तो क्या मिलेगा, GAATTC, GAATTC. इको R1 की खास सीक्वेंस है ये, GAATTC. और उधर से मैं 5 बार टू 3 बार रीड करूं तो देखो वो भी क्या आता, GAATTC. वही सीक्वेंस आ रही क्या, सेम आ रही क्या. चाहे तुम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करो क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करो, इधर से मत करो, CTTAAG, फिर इधर से रीड करना पड़ेगा CTTAAG. तुम उसको अपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रीडिंग फ्रेम रखे तुमने, 5 बार टू 3 बार, 5 बार टू 3 बार, या 3 बार टू 5 बार, 3 बार टू 5 बार, तो दोनों डायरेक्शन में रीड करने का सेम नाम आता. ऐसे नामों को बोलते पैलिंड्रोम. पैलिंड्रोम. व्हाट आर पैलिंड्रोम्स, जैसे कि नयन, NAYAN,
ऐसा रीड करो कि वैसा रीड करो, नया नहीं चाहता स्पेलिंग, नितिन NITIN, मलयालम मलयालम, बराबर। ऐसे कुछ वर्ड्स, मराठी में जहाज, चम्मच, ओके। मैडम, इंग्लिश में मैडम, MADAM। These are some words in English which are read in both direction, either left to right or right to left. Their name meaning remains same. मलयालम भी सबसे बड़ा वर्ड है, it is the longest palindrome, ये लैंग्वेज का नाम है, ओके। सो MALAYALAM या फिर MALAYALAM, ऐसा करोगे, ऐसा करो, रीडिंग डायरेक्शन चाहिए, फॉरवर्ड रखो क्या बैकवर्ड रखो, सेम रहती स्पेलिंग, रीडिंग फ्रेम सेम रहती, रीडिंग का मीनिंग सेम रहता। सिमिलरली डीएनए पे भी कुछ ऐसे सीक्वेंसेस रहती whose reading frame remains same, reading remains same, sequence remains same even after forward reading or backward reading, okay। so तुमको अगर पूछे what are palindromes or such sequences are called palindromic sequences, palindromic sequences, क्या बोलते हैं इसको, palindromic sequences। what are palindromes or palindromic sequences? the sequences on DNA, इसकी डेफिनेशन ना, इसका एग्जांपल बोल के ये नया नितिन मलयालम ने डालने का, ये तुमको समझने के लिए बोल रहा मैं। स्टेट बोर्ड में या फिर एमसीक्यू में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस, तो डीएनए पे ऐसी सीक्वेंस रहती है, ऐसा नया मलयालम नितिन मैडम बीटम नहीं दिखते होते, समझ रहा। दिस इज फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, ओके। बट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या रहते, दीज आर द सीक्वेंसेस ऑन डीएनए, सीक्वेंसेस ऑन डीएनए which remain same when read in forward or backward direction, when read in forward or backward direction, okay। palindromic sequences समझो। so your RE enzyme will identify a particular palindromic sequence, every RE enzyme कौन सा है, restriction endonuclease enzyme will identify a particular sequence, generally a palindromic sequence, and then it will attach to that sequence। वो यहाँ आके बढ़ जाएंगे, डायग्राम में तुमको येलो कलर का दिख रहा है इको R1, ये स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया वाली फोटो है, प्लस एनसीईआरटी में भी दिया वाली फोटो मैं डालते रहूंगा बीच बीच में, तुम एनसीईआरटी में भी देखो, स्टेट बोर्ड में भी देखो, ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं और नीट में आके गए वाले इसके ऊपर क्वेश्चन, तो अच्छे से ध्यान दो जरा। सो RE enzyme identify a particular sequence known as palindromic sequence and it joins over it and it gives a cut at a specific site। for example it gives a cut in between G and A इधर and G and A on the second strand, ये बॉन्ड जैसे बने वाले, लेकिन कट कहाँ पे करेगा, ग्वानाइन और एडेनाइन के बीच में, हमेशा ऐसी एक स्पेसिफिक जगह पे कट करते हैं, ओके। अपना एग्जांपल किसका है, इको R1 एंजाइम। This enzyme identifies a particular palindromic sequence. What is particular palindromic sequence for eco R1? GAA TTC, ये टोन में याद रखने का, GAA TTC, and it will give a cut between G and A. It will give a cut between G and A here on this strand and here G and A here on this strand। तो कट करने के बाद कैसा होगा, प्लस it will break the hydrogen bonds also, वही हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ब्रेक कर देगा। नाउ यू विल गेट व्हाट, अब तुमको क्या मिलेगा, तो इसका रिजल्ट देखो, मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, तुम्हारा ऊपर का स्ट्रैंड है, अब ये छोड़ दो, ये लाइन अपनी समझ गए तुमको पैलिंड्रोम कौन सी है, यहाँ पे तुम्हारा इको R1 अटैच हो गया था। सो इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये ऐसे सीक्वेंस, और यहाँ पे ग्वानाइन रहेगा, लेकिन ये ए पे से कट हो गया डीएनए यहाँ से, तो ये डीएनए इधर चले जाएगा, A TTC G इधर कट हो गया, वो टुकड़ा उधर चले जाएगा निकल के, प्लस ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और इधर का ये बॉन्ड बस जुड़ा वाला रहेगा, इसका C जुड़ा वाला रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, और इधर ये G जुड़ा वाला रहेगा इसको, और बाकी का डीएनए एज इट इज, ठीक है। अभी नीचे वाले का क्या होगा, TTAA, ये ऐसे जुड़ा वाला है, हुआ क्या, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड था इनके चार होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ब्रेक हो गए, तो देखो A अनपेयर्ड हो गया, A अनपेयर्ड हो गया, ये T अनपेयर्ड और ये T अनपेयर्ड, सिमिलरली T A ये अनपेयर्ड हो गए, अनपेयर्ड मतलब क्या, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गया इतना सा, ये यहां से यहां तक, और ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड टुकड़ा मिल गया डीएनए का, ओके। अब इसको तुम ना स्टिकर बोल के यूज कर, तुम इसको दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जोड़ सकते हैं यहाँ से,
तुम इसको ज्वाइन करने के लिए दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड यूज कर सकते हैं जो अपने वेक्टर में रहेगा। वेक्टर में अपने को क्या करने का, डोनर और वेक्टर को जोड़ने का है ना, तो डोनर और वेक्टर कैसा जोड़ेंगे, जो डोनर है ये डोनर पे ऐसा टुकड़ा इधर से खुला रहेगा और इधर से पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा। ओके, इसको तुम वेक्टर, ये वेक्टर का खुला टुकड़ा, वेक्टर पे भी खुला टुकड़ा रहेगा और ये खुला टुकड़ा फिर ये इसके साथ में बॉन्ड बनाना है, तो वेक्टर और डीएनए डोनर दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड पूरा सर्कुलर आर डीएनए तैयार। सो इस तरीके के जो एंड्स मिलते हैं, सच सिंगल स्ट्रैंडेड ends having unpaired bases, few unpaired bases, single stranded DNA with few unpaired bases, 4 6 10 15 कितने भी रहेंगे, बस छोटा सा टुकड़ा रहेगा सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, only 2 strands will be obtained and this single stranded DNA with few unpaired bases are called sticky ends. कैसे ends? Sticky ends because they will be used for sticking the two DNAs, जोड़ने के काम में आएंगे sticky ends. So some restriction enzymes such as EcoR1 they result in formation of such ends, they are known as sticky ends. So EcoR1 से sticky ends बनते क्या? Yes. What are sticky ends? These are the ends that can have single stranded unpaired bases that can form the bases pairing with adjacent bases and hence the two DNA can be joined. What is the significance of sticky ends? They can be used to join two bases, two DNAs. Okay. But अगर मैं ऐसा एक दूसरा एंजाइम दूं, चलो इसकी सीक्वेंस याद हो गई, GAA-TTC, ये नीचे का उसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, तो एक ही याद रखो GAA-TTC। कट कहाँ पे करेगा? G और A के बीच में, G और A के बीच में। समझ में आ गया? ओके, इसका सोर्स देख लेते क्योंकि अपन और कुछ 4 एंजाइम्स के एग्जांपल बता रहा मैं तुमको और चारों के सीक्वेंसेस बता रहा। आपको एक फोटो आ रही, देखो पूरी पेज भर के, ये स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में फोटो दिया लिए, इसमें 4 एंजाइम दिया ले, आलू, EcoR1, BAM-H1 और HEN2 है क्या? सो आलू 1 वगैरह कुछ है ये सीक्वेंस। तो ये डब्बा एक्सप्लेन कर रहा मैं, तुम्हारे सामने स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक होंगे, नोट्स होंगे तो नोट्स में निकाल लो, उसमें दिखेगा आपको। सो क्या है, आपको एंजाइम का नाम दिया है, उसका सोर्स मतलब कौन से बैक्टीरिया से मिला है, उसका सीक्वेंस और उसके रिजल्टेंट जो कुछ भी मिलता वो। ओके, जैसे कि अभी अपन ने EcoR1 देखे, वो बॉक्स में ऊपर नीचे दिया ना होगा EcoR1। अब ये एंजाइम कहां से मिलता, सो इसका सोर्स क्या है, अपन ने रूल देखे थे, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस नेम दैट इज Escherichia, Escherichia। सेकंड 2 वर्ड्स 2 लेटर्स रिप्रेजेंट कोलाई, species name, they are derived from species name rule. Third rule, the R represents strain name, so RY13, this is the strain, तो इसमें का R उठा है। And 1 2 3 in Roman it represents the order in which, number in which it was discovered this enzyme was isolated। तो ये पहला ही एंजाइम है जो E. coli की RY स्ट्रेन में से 13 नंबर की स्ट्रेन में से निकाला है। ओके, एनसीईआरटी वाले जरा ध्यान दो, एनसीईआरटी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के डिस्कशन में लास्ट लाइन एमसीक्यू आपको मिलेगा। लास्ट लाइन एमसीक्यू पता है, सी दैट लास्ट लाइन इन योर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, ये पेज पे है क्या, तो वहां पे तुमको लास्ट लाइन में मिलेगा। सो एमसीक्यू में पूछेंगे EcoR1 is obtained from which of the following? EcoR1 is obtained from which of the following? आपको ऑप्शन देंगे, Escherichia coli R13, Escherichia coli RY13, Escherichia coli RY12 या 10 और Escherichia coli R12। सो आपको याद क्या रखने का है, RY13। लास्ट लाइन एमसीक्यू में अच्छे से बोलो, ध्यान रखो कौन से इससे मिलता, RY13 ये स्ट्रेन से मिलता EcoR1 ये एंजाइम। ओके, इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, वो क्या आइडेंटिफाई करता है, GAA-TTC, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री CTT-AAG। कट कहां पे करेगा, इन बिटवीन G and A, G and A and G, and this results in formation of sticky ends। sticky ends क्या रहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड लॉन्ग डीएनए with few unpaired nitrogen bases, single stranded DNA with few unpaired nitrogen bases at the ends that can be used to join with other DNA। ओके, समझ में आई ये बात। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन जो स्टिकी एंड्स बना था तुम्हारा। फॉर एग्जांपल नंबर 2 BAM-H1, BAM-H1 इसका सोर्स है Bacillus amyloliquefaciens, amyloliquefaciens, तो उसमें का AM, ओके, और H उसकी स्ट्रेन है, H इज द स्ट्रेन, डायरेक्टली H ही है,
ओके, उसकी सीक्वेंस क्या रहेंगी और उससे बनेंगे स्टिकी एंड्स, उससे बनेंगे स्टिकी एंड्स। इसकी सीक्वेंस है GGATCC और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी GGATTCC सॉरी GGATCC। सो इसमें कट क्या करेंगे, G और G के बीच में, G और G के बीच में। ये कैसा G और A के बीच में, G और A के बीच में, तो ऐसा G और G के बीच में कट करेंगे। सो ये एंजाइम का क्या सीक्वेंस ढूंढेगा डीएनए में, कौन से सीक्वेंस ढूंढेगा, GGATCC, GGATCC। अपनी सीक्वेंस क्या है, GAATTC, ये सिंपलेस्ट है, याद रखने की। ओके, ये दूसरी बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियन से मिलता BAM-H1 एंजाइम। आपको ये बिल्कुल स्टेट बोर्ड में मैच द फॉलोइंग में देंगे या सोर्स पूछेंगे वन लाइनर में, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंजाइम BAM-H1, सोर्स ऑफ एंजाइम BAM-H1 बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस H, स्ट्रेन नंबर, स्ट्रेन नेम H, तो BAM-H1 पहला एंजाइम। ओके, इसी तरीके से तीसरा एंजाइम है आपका ALU1 आर्थोबैक्टर ल्यूटियस। आर्थोबैक्टर, अच्छा इसको अंडरलाइन करने का सारे नामों को, क्योंकि ऑल द बैक्टीरियाज नेम्स शुड बी अंडरलाइन, बैक्टीरियल नेम्स शुड बी अंडरलाइन, साइंटिफिक नेम्स। आर्थोबैक्टर ल्यूटियस, इससे इसकी कोई स्ट्रेन नहीं है, मतलब आलू डायरेक्ट नाम आया ALU और 1 मतलब इसका पहला एंजाइम इसमें से आइसोलेट करा ना। इट विल प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स, कैसे एंड्स, ब्लंट एंड्स, एंड इट विल कट AGCT, ये सीक्वेंस ढूंढेगा AGCT इन बिटवीन G एंड C, इन बिटवीन G एंड C। देखो बोला अगर यहाँ पे कटिंग हुई तो क्या होगा, G और C के बीच में कट करा, नीचे भी G और C के बीच में कट करा, तो क्या होगा, देखो ये कटिंग के बाद AG अलग हो जाएगा, CT अलग हो जाएगा, इधर TC अलग, GA अलग, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड DNA रह जाएगा। यहीं पे देखो, इतना डबल स्टैंडर्ड अलग, उधर डबल स्टैंडर्ड, कहीं पे सिंगल स्टैंडर्ड अनपेयर्ड बेसिस बन रहे क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 ये अनपेयर्ड रह जाएंगे और 1 2 3 4 ये उधर चल जाएंगे अनपेयर्ड। तो जब अनपेयर्ड बेसिस बनेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, उसको बनेगा स्टिकी एंड्स। जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए बचेगा ऐसा जिसमें खुला मुंह नहीं रहेगा, डबल स्टैंडर्ड रहेगा, दे आर ब्लंट एंड्स एंड दैट आर जनरली नॉट यूजफुल फॉर जॉइनिंग द डीएनए। ये जोड़ नहीं सकते ना तुम, अगर ब्लंट एंड्स रहेंगे तो एक के ऊपर एक ऐसा बैठ जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी पेयर्ड रहेंगे तो उनको कैसा जोड़ेंगे, फिर उनको जोड़ना मुश्किल रहेगा। ठीक है, ऐसे थोड़े टुकड़े रहेंगे तो तुम इसके ऊपर एक बराबर, ये इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, ऐसा बराबर फिट बिठा सकते। ठीक है, लेकिन ब्लंट एंड्स जनरली यूज नहीं होते, तो इसके लिए ये एंजाइम ज्यादा यूज होते हैं, ये दोनों बहुत कॉमन यूज। इसी तरीके से चौथा एंजाइम है जो अपना पहला एंजाइम था, HIND2, याद है HIND2। सो दिस एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम Haemophilus influenzae, उसकी स्ट्रेन RD, याद है क्या, RD कल का, उसमें का D लिए थे अपन ने यहाँ पे, हीमोफिलस का H, इन्फ्लुएंजी का IN और RD की D, उसके दूसरे नंबर का एंजाइम है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स और इसकी सीक्वेंस रहती तुम्हारी हैंड की GTC GAC, जिसकी पैरेलल रहेगी CAG CTG, और ये भी C और G के बीच में कट करता, CAG के बीच में कट करता, इसकी सीक्वेंस ये रहती है। ठीक है, सो तुमको चारों की सीक्वेंस स्टेट बोर्ड में दिया, तो स्टेट बोर्ड वालों को तो लर्न करने का ही चाहिए, सीक्वेंस पूरा टेबल लर्न करने का है, सीक्वेंस कहाँ पे कट देंगे वो, क्योंकि 1-2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं व्हाट इज द एक्शन ऑफ हाउ इको R1 गिव्स कट, सो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इको R1, GAATTC, व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ BAM-H1, GGATCC, एक ही याद रखो, दूसरे याद है। तीसरा आलू की सीक्वेंस ATGC, क्या सीक्वेंस है, AGCT, और नीचे आ जाएगी GTC GAC, उसकी पैरेलल नीचे रहेगी कॉम्प्लीमेंट। कट ऊपर दोनों वाले स्टिकी एंड्स बनाते, नीचे वाले दोनों ब्लंट एंड्स बनाते। ये एमसीक्यू में पूछते हैं इनमें से ब्लंट एंड कौन बनाएगा, तो ये नीचे के दोनों स्टिकी एंड्स कौन बनाएगा, ये ऊपर के। आपको स्टेट बोर्ड में एक और एक्सरसाइज दिया है, आइडेंटिफाई दी सोर्स सीक्वेंस, रिकग्निशन सीक्वेंस एंड दी ब्लंट एंड और स्टिकी एंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय वेरियस एंजाइम्स लाइक PST PSV वगैरह, ऐसे कुछ एंजाइम्स दिया है, उनके सोर्सेस पूछा ले, तो आपको उसका आंसर अपने स्टेट बोर्ड के नोट्स में मिल जाएगा। ये बड़ा सा डब्बा है देखो आपके सामने,
ठीक है, स्टेट बोर्ड में दिया आला ये क्वेश्चन नंबर भी आपके सामने आया। सो एज इट इज कॉपी कर लो, क्योंकि ये पूछ सकते हैं खाली बार, बट एक्स्ट्रा का वर्क है, कोई जरूरत नहीं, नीट के लिए तो करने का, नीट के लिए इतना काफी है, स्टेट बोर्ड के लिए जितना काफी उतना ही नीट के लिए काफी है, ये अपने लिए बस हो गया। उसमें भी ये 2 में ही नीचे स्टिकी एंड्स वाले, ओके, ये बोर्ड के लिए भी करना पड़ेगा। सो इस तरीके से ये एंजाइम्स और इनके सोर्सेस आपको पता होने चाहिए। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अब एक्शन देखो क्या था, अपन रिवाइज कर रहे थे फटाफट, पूरा एक बीट खत्म हो गया। मेनली एक्शन क्या था, मैंने क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। अब इसमें से कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस तैयार करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स शो देयर एक्शन बाय आइडेंटिफाइंग अ स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना। So they recognize a special sequence, they need or identify a particular sequence of DNA to cleave or cut. This sequence is known as palindromic sequence because it is read in forward or reverse direction, it remains same. Such palindromic sequences are when identified, then restriction endonucleases give cut and they either produce blunt ends or sticky ends. Okay, after cutting with restriction endonuclease, you will get restriction fragments of DNA. What are restriction fragments? What are restriction fragments? So after cutting with the restriction endonuclease, the fragment of DNA which is obtained, that fragment is known as restriction fragment. ये एंजाइम से काटने के बाद बचा वाला डीएनए का टुकड़ा मतलब restriction fragment. Okay, the process of cutting is known as restriction digestion. Process of cutting is known as restriction digestion. Process of cutting DNA with restriction endonuclease is known as restriction digestion. तो अगर तुमको एक सीक्वेंस बनाने की, तो देखो डोनर डीएनए में से क्या करने का अपने को, पहले आइडेंटिफाई रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन बाय आरई एंजाइम. इट विल गिव कट, मतलब कट करेगा मतलब कौन सी प्रोसेस करेगा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेगा और आगे लिखो उसको बढ़ा के, डाइजेशन करने के बाद क्या होगा, तुम्हारे डीएनए के टुकड़े तैयार होंगे, दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कटिंग, दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ restriction fragments. So when donor DNA is attacked or is treated with restriction endonuclease chemistry, when donor DNA is treated with restriction endonuclease such as EcoR1, BAMH1, ALU1 या फिर HIND2, that enzyme will first of all identify its recognition site such as GA, TTC, etc. Then it will give a cut in between G and A or any other site. This cutting process is known as restriction digestion because you are digesting that enzyme, breaking it into smaller parts, and the resultant fragments that are obtained at the end, they are called restriction fragments. Thus, either some restriction endonucleases produces sticky end, some endonucleases will produce sticky ends, whereas some will produce blunt ends. Generally, sticky ends are used for joining the two enzymes. Blunt ends are not significant for joining because they are blunt. नुकीले नहीं है ना, स्टिकी मतलब चिटकने काम में आएंगे, ब्लंट मतलब क्या है, उनको ओपन चेहरा ही नहीं है, उनको ओपन टुकड़े ही नहीं है जोड़ने के लिए. सो ऐसा पीस रहेगा पैक, और इधर से पैक को क्या जोड़ेंगे तुम, ओके. देयरफॉर और जो स्टिकी एंड रहेंगे वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनमें जल्दी नाइट्रोजन बेस पेयरिंग हो जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बहुत फास्ट होती है उनकी, ओके. सो दैट आर फॉर्म्ड इन स्टिकी एंड्स. देयरफॉर स्टिकी एंड्स आर यूजफुल फॉर योर बायोटेक्नोलॉजी, ओके. लास्ट बिट देखते छोटा सा, टाइप्स ऑफ, और इसमें नॉमेनक्लेचर भी समझ गया, EcoR1 उसका सोर्स कहां से, इस्चेरिस्टिया कोलाई, RY13, ओके. ये सब होने के बाद लास्ट है तुम्हारा टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस. लेट्स सी दैट स्मॉल बिट, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस. टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स देख लेते हैं, एक छोटा सा बिट. इसमें क्या है, देयर आर जस्ट 3 टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. एक्चुअली टाइप्स मतलब क्या है, अपन ने जो अभी 4 एंजाइम देखे, EcoR1, BAMH1, ये वाले, तो इनको क्या है, इनकी एक्टिविटी थोड़ी अलग अलग रहती है. जैसे कि कुछ ब्लंट एंड बना सकते, कुछ स्टिकी एंड्स बना सकते, कुछ और भी काम कर सकते, कुछ मिथिलेशन ऑफ डीएनए कैरी आउट कर सकते, ओके. तो इनके कामों के हिसाब से इनके 3 ग्रुप बनाने वाले, टाइप 1 RE एंजाइम्स, टाइप 2 और टाइप 3 एंजाइम्स. जैसे कि टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस का काम कर सकते हैं, प्लस मिथिलेशन भी कर सकते हैं, मींस दे कैन कैरी आउट मिथिलेज एंजाइम आल्सो, मिथिलेज एक्टिविटी, वो मिथिल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं डीएनए, ओके. लेकिन इनकी एक गलती क्या रहती, दे आइडेंटिफाइड
दे आइडेंटिफाई पैलिंड्रोम। वो पैलिंड्रोम तो देखेंगे, पैलिंड्रोम क्या है अपना, G A A T T C, ओके, C T T A A G, ये पैलिंड्रोम है अपना। लेकिन ये एंजाइम क्या करते हैं, इनका पैलिंड्रोम दिख गया, हाँ मेरा पैलिंड्रोम यहाँ पे, तो इसने कहाँ कट करना चाहिए, फॉर एग्जांपल G और A के बीच में, G और A के बीच में कट करना चाहिए। लेकिन ये एंजाइम क्या करता है, उससे दूर कोई तो भी कटिंग करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैलिंड्रोम खड़ा ना, तो इससे दूर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं 10 20 इधर दूर, यहाँ पे G और A, यहाँ पे G और A इधर कट करेंगे, और इधर का G और A कहीं इधर देखेंगे G A, इधर कट करेंगे। मतलब एग्जैक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पे कटिंग करना ना, तो इतना दूर इधर जाके, इधर इतनी दूर जाके, मतलब एकदम स्पेसिफिक कटिंग कर रहा है। स्पेसिफिक कटिंग हो रही है यहाँ पे नहीं, दे आर नॉट गिविंग अ स्पेसिफिक कट एट द रिकॉग्निशन साइड, दे गिव सम अवे, some distance away from the recognition site, therefore they are not useful in our DNA। अपने काम क्या है क्या नहीं, अपने को जाकर वेज कट होना है, इतने टुकड़ा काटने का, ओके। सो दे गिव आइडेंटिफाई पैलिंड्रोम बट दे गिव cut at a non-specific site, at a non-specific cut, they give a non-specific cut, hence they are not useful in your rDNA technology. Then who is useful, type 2, they can work as endonuclease separately as well as they are they can work as methylase, दोनों का काम कर सकते हैं, ये भी मिथिलेशन कर सकते हैं, ये भी एंडोन्यूक्लियस का काम कर सकते हैं। बट व्हाट इज द यूज, दे कैन वर्क एज एंडोन्यूक्लियस और मिथिलेस, प्लस दे आर स्टेबल एंड दे आइडेंटिफाई पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम आइडेंटिफाई करते एंड गिव अ स्पेसिफिक कट ऑफ अ स्मॉल 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि अपना इको R1 अब भी देखे अपन ने, इको R1 कहां पे कट देता, G और A के बीच में, G और A के बीच में, तो 1 2 3 4, ये 4 खुले मिल जाते हैं और ये नीचे के 4 खुले मिल जाते हैं अपने को। सो ऐसे 4 to 8 सिंगल स्ट्रैंडेड बेसेस मिल जाते हैं तुमको, अनपेड बेसेस मिल जाते हैं 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स का ओपन डीएनए मिलता टू फॉर्म स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स, वो दोनों आते। ओके, एग्जांपल क्या है, इको R1 BGL2 बैसिलस ग्लोबीगाय या ग्लोबीजाय, ओके, वो BGL2, ऊपर वाले का इको के इस्टेरिस्टिया कोलाई के, ठीक है, उसकी स्ट्रेन। इसी तरीके से तीसरा रहता है टाइप 3, दे आर इंटरमीडिएट, बीच के ये इंटरमीडिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2, इंटरमीडिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2, प्लस दे आर नॉन स्पेसिफिक, they don't identify any palindromic sequence, therefore they are non palindromic, लिखा क्या मैंने यहाँ पे, non palindromic, उनको palindrome sequence नहीं, कहीं भी कट देंगे, अरे किधर भी कटिंग कुटिंग करते बैठेंगे, ऐसा क्या करेंगे, कहा मेन जीन काट दिए उन्होंने बीच में से, तो जीन खराब हो जाएंगे ना, सो इसके लिए इनको ज्यादातर यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल हप्पा 1, मब्बो 2, हप्पा क्या है, HPA हिमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजी 1, MBO2 मोबाइलिक्स, मोरबैक्सो कुछ तो भी है, वो वायरस बैक्टीरिया का नाम, ओके, तुम्हारे टेबल में दिया ना तुमको शेड्यूल, MBO2 ढूंढ लो क्या है तो उसका फुल फॉर्म। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एंजाइम्स टाइप 3। तो अपने काम के जो है एक्चुअली rDNA में यूज होने वाले वो टाइप 2 है। ओके, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर नॉर्मल कटिंग। वो जो कटिंग करे अपन ने अभी GAA-TTC की, वो कटिंग करने के लिए मैग्नीशियम आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कटिंग एक्टिविटी, cleavage activity of type 1 and type 2 enzymes. Okay, they are very specific, they need magnesium in critical concentration, magnesium नहीं रहा तो कटिंग नहीं होती। ये एमसीक्यू में पूछेंगे तुमको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज डाल देंगे तो मैग्नीशियम याद है। सो टाइप 1 टाइप 2 दोनों, फर्क क्या है तीनों ध्यान में आ रहा, ये भी पैलिंड्रोमिक देखते हैं, ये भी पैलिंड्रोमिक देखते हैं, लेकिन ये पैलिंड्रोम से दूर कट करते हैं नॉन स्पेसिफिक पोजीशन पे, लेकिन ये स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करके 4 से 8 लेंथ के न्यूक्लियोटाइड्स के एक स्टिकी एंड्स या ब्लंट एंड्स तैयार करते। और ये किधर भी कट करेंगे, पैलिंड्रोम बिलिंड्रोम देखेंगे नहीं, और कहीं भी कट करेंगे इंटरमीडिएट साइड पे ले जाके उठा के, इसके लिए इसको इंटरमीडिएट माना। ये भी अपने मिथिलेज की एक्टिविटी दिखाते हैं, एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी दिखाते हैं, तीनों वैसी करते हैं, मिथिलेज एंडोन्यूक्लियस, मिथिलेज एंडोन्यूक्लियस। लेकिन ये क्या करते हैं, एक साथ दोनों एक्टिविटी बताते हैं, ये अलग अलग बताते हैं अपनी एक्टिविटी। दोनों एक साथ एंडोन्यूक्लियस और मिथिलेशन भी कर देंगे, एंडोन्यूक्लियस की भी कटिंग कर देंगे, लेकिन ये या तो एंडोन्यूक्लियस बनेंगे या मिथिलेशन का काम करें, ठीक है।
सो लाइक these are the examples, this is given in state board plus NCERT के लिए भी करने का अपने को नीट के लिए. एंड हियर द डिस्कशन ऑन योर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देयर एक्टिविटी इज डन. डीएनए कैसा काटने का समझ में आ गया. अभी डीएनए कट करने के बाद उसको क्या करने का है आगे अपने अगली प्रोसेस रहेंगी. अपन पहले डीएनए एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस देखेंगे और फिर उसके बाद डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो बनेंगे, इसके बाद जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स, उनको कैसे सेपरेट करना वगैरह अपन डिटेल में एक एक स्टेप वाइज देखेंगे प्रोसेस. सो वी विल सी दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.